नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया में। और आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है हिमाचल प्रदेश ग्रामोद्योग खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया जी। सर, स्वागत है आपका फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया में। धन्यवाद जी। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जो है वो किस प्रकार काम करता है, क्या प्रोसेस है उसमें काम करने का, और क्या क्या काम जो है वो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा किए जाते हैं। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा कि हिमाचल खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की कितनी यूनिट्स है हिमाचल के अंदर, और उसमें अभी तक जो है वो कितने पद है। अगर टोटल जितने भी हम पद की बात करें वो उसमें से खाली कितने हैं और कितने भरे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी के जो मूल भावना थी कि मेरा गांव समृद्ध होगा तो मेरा देश समृद्ध होगा। गांव में जो ट्रेडिशनल कारोबार में लगे लोग हैं, चाहे कोई लोहार है, तरखान है, या नाई धोबी कुम्हार, इस तरह के जो कारोबार हैं, उन कारोबारों के माध्यम से अपने गांव को सुदृढ़ और समृद्ध बनाना, इसके पीछे मूल भावना ये है, इसके गठन के पीछे। और इस काम में हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड बड़ी बखूबी से काम कर रहा है। और मुझे हर्ष हो रहा है आज ये बताते हुए कि जैसे हमारा ये पिछला साल गया, इस पिछले साल में हमने जो टारगेट लिए थे, उन टारगेट को, जबकि इस तरह की वैश्विक महामारी हमारे बीच में आई और जिसने सारी अर्थव्यवस्था को, जिसने सारे सिस्टम को तहस नहस करके रख दिया, फिर भी खादी बोर्ड ने अपने आप में अचीवमेंट की है। पिछले साल का हमारे पास टारगेट था 356 नए यूनिट लगाने का। हमने 356 जो लघु उद्योग थे उसके 356 यूनिट लगाने थे, और के माध्यम से हमने 2726 लोगों को सीधे सीधे एम्प्लॉयमेंट देनी थी। और इनडायरेक्टली, क्योंकि यदि मान लो एक यूनिट लगता है, यदि मान लो कोई खड्डी का यूनिट लगेगा, कोई फ्लोर मिल लगेगी, फ्लोर मिल में मान लो कोई 10 वर्कर काम कर रहे हैं, लेकिन 10 वर्कर के साथ कहाँ से वो उसके लिए रॉ मटेरियल आ रहा है, उसको तैयार करने के लिए कितने लोग लग रहे हैं, उन सबको काम मिलता है। इसी तरह मान लो एक्सपेलर का काम है, का काम है, वहां पे रॉ मटेरियल आएगा, उसमें कितने हाथ लगेंगे, वो उसके इनडायरेक्टली वो जो है वो हजारों में रहती है। इसमें से हमारी जो अचीवमेंट पिछले साल की थी, जो 31 मार्च को क्लोज होना था हमारा जो साल, उसमें 356 में से हम 327 यूनिट लगा चुके थे हम फरवरी महीने तक। और 108 यूनिट की हमारे पास पेंडेंसी थी। पेंडेंसी मतलब जो क्लियर हो गए थे, जो सैंक्शनड हो गए थे, क्लियर हो गए थे, लेकिन ड्यू टू ये कोरोना जो वायरस का जो प्रकोप आया, इसके कारण उन यूनिट्स को हम एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। और इस तरह से पिछले साल भी हमने 145% अचीवमेंट की थी टारगेट में, और इस बार भी मुझे लगता था कि हम ये 356 के अगेंस्ट 435 यूनिट लगा सकते थे, लेकिन फिर भी 356 के अगेंस्ट 327 यूनिट हमने लगाए हैं। मोर देन 90% हमने अचीव किया है इतने बड़े इस महामारी के बावजूद भी। और ये जो कमी रही है, इसको हम इस साल में पूरा करेंगे, ऐसी उम्मीद है। और इस माध्यम से हम जो मार्जिन मनी देते हैं, इसमें सब्सिडी का पार्ट जो होता है वो हमारा खादी बोर्ड, सब्सिडी खादी बोर्ड देता है, और जो यूनिट को लोनिंग होती है, फंडिंग होती है, वो बैंक से होती है, बैंक की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। तो इस तरह से हमने ये टारगेट अचीव किया है। आगे के लिए हमने टारगेट अभी हफ्ते भर में, या मैं यूं कहूं कि 3-4 दिन के अंदर हम अगले वर्ष का लक्ष्य ले लेंगे। एमएसएमई जो सेंटर का डिपार्टमेंट, उसके माध्यम से हमें टारगेट मिलते हैं, और खादी बोर्ड हमेशा उसमें अग्रणी रहा है। तो अभी भी जो टारगेट इस वर्तमान वर्ष का मिलेगा, उसको हम अचीव करेंगे, ऐसा मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। जी। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि खादी जो ग्रामोद्योग बोर्ड है वो कैसे काम करता है। मतलब इसमें अभी तक कितना काम हुआ है और कितने टारगेट्स आपको मिले थे, उसमें से आपने जो है लगभग उसे पूरा कर ही दिया है।
तो मैं एक बार जानना चाहूंगा आम आदमी की सहूलियत के लिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता है कि जो खादी ग्राम उद्योग बोर्ड है इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है, मतलब यदि वो किसी यूनिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कैसे अप्लाई करे, इसके बारे में आप जरूर बताएं। जी जी, इसका बिल्कुल आपके माध्यम से उन लोगों को जानकारी मिलेगी इसकी, जो कि इसके इसके लिए नीडी भी हैं। इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए सबसे अच्छा काम हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड कर रहा है, क्योंकि इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अन्य किसी भी योजना से बेहतर है, बेटर है। और उसका उदाहरण मैं आपको ये देता हूं कि हमारे बेनिफिशियरी टोटली अनपढ़ भी हो सकते हैं, कम पढ़े लिखे भी हो सकते हैं और अच्छे पढ़े लिखे भी हो सकते हैं। उनका जितना स्किल है उस स्किल के आधार पर वो अपना यूनिट चूज कर सकते हैं। मान लो, मैं उदाहरण देता हूँ छोटा सा, जी मान लो एक मोटर मैकेनिक अनपढ़ है, लेकिन जी। किसी अच्छे गैराज में वो काम कर रहा है, उसको 10 साल हो गए काम करते करते, और वो हाईली स्किल्ड हो जाता है। लेकिन उस बेचारे की जेब में जी। पैसे नहीं है, अपना गैराज खोलना चाहता है, लेकिन उसकी जेब में पैसे नहीं है, तो खादी बोर्ड के पास वो आएगा। खादी बोर्ड उसके जो यूनिट है उसको सैंक्शन करवाएगा। उसने केवल एक फॉर्म भरना होता, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। ये जब से नरेंद्र मोदी जी जी। प्रधानमंत्री बने हैं तब से ये ऑनलाइन फैसिलिटी कर दी है। पहले ऐसा होता था कि जी। एप्लीकेशन दी जाती थी, कुछ विभागों के अधिकारी आगे, प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीसी के चेयरमैन बनाए हैं हमने, उनकी चेयरमैनशिप में 3 महीने में एक बार मीटिंग होती है। 3 महीने में मान लो 300 जी। एप्लीकेशन आई है, उन एप्लीकेशन की स्क्रूटनी और उनकी वेरिफिकेशन वो सारे डीसी के माध्यम से होती थी। लेकिन उसमें कई कुछ हो जाता था ऊपर नीचे, क्योंकि मैनुअल होता था सारा। अब नरेंद्र मोदी जी ने ऑनलाइन इसकी जो रजिस्ट्रेशन है, जो एप्लीकेशन है, उसको लिया जाता है, और उसी के हिसाब से वो फिर 3 महीने में एक बार मीटिंग करके जितने केस आए हैं, मान लो किसी ने एक वेल्डिंग का कोई यूनिट, कोई मान लो स्टील की इंडस्ट्री लगानी है छोटी सी, और उस इंडस्ट्री लगाने का उसने यूनिट भरा है, जी। उसकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी। वहां इंटरव्यू केवल इतना होता है कि जो व्यक्ति अप्लाई कर रहा है ये वास्तव में काम भी करना चाहता है या नहीं करना चाहता, ये कहीं सब्सिडी के लालच में तो नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जी। सब्सिडी का पार्ट सबसे अच्छा है। पैंतीस जी। परसेंट सब्सिडी है हमारी, केवल जनरल मेल को 25% है। बाकी जितनी कैटेगरी है, वो जनरल मेल भी अपनी माँ के नाम, अपनी बहन के नाम, अपनी पत्नी के नाम यूनिट लेता है तो भी 35% सब्सिडी मिलेगी। तो वहां देखा ये जाता कि कहीं सब्सिडी के लालच से तो नहीं आ रहा कोई। यदि वहां पे इंश्योर हो जाते हैं कि नहीं, काम करना चाहता है ये, अपने साथ अपने 2-4 लोगों को काम में लगाना चाहता है, तो उसको उसकी सैंक्शन दी जाती है। 25 लाख तक हमारा मैक्सिमम लिमिट है, क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्री का है इसमें पैकेज। जी। तो 25 जी। लाख तक की जो उसको होती है, उसमें 35% उसको सब्सिडी मिलेगी, और बड़े अच्छे से वो सब्सिडी जो है विद इन 1 वीक उसके खाते में हम जमा कर देते हैं, वो खादी बोर्ड देता है। 1 हफ्ते के अंदर जी। अंदर उसके खाते में वो जमा हो गई। और भी मजे की बात है इसमें पंकज जी, मान लो जी। 10 लाख का किसी ने केस बनाया, 10 लाख में उसको 5% मार्जिन मनी पहले जमा करनी पड़ेगी अपने खाते में, यानी कि 50,000। साढ़े जी। 3 लाख 35% के हिसाब से हम उसके खाते में जमा कर देंगे, ये हो जी। गया 4 लाख। 4 लाख जी। जी। उसके खाते में चला गया। इस स्कीम का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि उसको जो इंटरेस्ट शुरू होगा बैंक में, वो 4 लाख काट के 6 लाख से शुरू, तो 10 लाख से नहीं होगा। बेनिफिट मिल रहा है जी। उसको जी। 10 लाख, लेकिन इंटरेस्ट उसको शुरू हो रहा है 6 लाख का। तो इस तरह से बड़े अच्छे अच्छे काम, एक सक्सेस स्टोरी का मैं छोटा सा, वैसे तो सैकड़ों हैं ऐसी सक्सेस स्टोरी, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं आपको। केलंग लाहौल का प्रमुख स्थान है, और केलंग की एंट्री पे एंट्री गेट है, उस राइट साइड को एक स्टील इंडस्ट्री वाले की एक छोटा सा यूनिट, बिल्कुल मंदिर के साथ, टशी दाबा नाम है उसका। मैं जी। जब जी। उसकी इंस्पेक्शन पे गया, उसको देखने गया,
तो सबसे पहले वो टशी दाबा मुझे अपने उस धोंकनी के पास ले गया। उसने कहा कि सर, मेरे दादे ने एक किलोंग में जितने भी लोग हैं, इन सब के खेती के औजार सेक के उनको तैयार करके वो देता था। मेरे बाप ने भी वही काम किया। मैं टोटली अनपढ़ हूँ, मैं भी वही काम करता था। लेकिन मैंने खादी बोर्ड के पास में गया, मैंने केस बनाया 10 लाख का। आज मुझे हैरानी जी हुई देख कि उसके पास 17 लोग काम कर रहे हैं। इमेजिन करना, जी। अनपढ़ व्यक्ति जो एबीसी नहीं जानता, लेकिन 17 लोगों को, उन लोगों को रोजगार दे रहा है, यानी कि 17 परिवारों को वो पाल रहा है जिनको किसने पूछना था। जी जी, इस तरह के सैकड़ों बिल्कुल उदाहरण बिल्कुल। है। तो ये है वास्तविक, जो खादी बोर्ड का जो जी वास्तविक रूप है वो इस तरह से है। लोगों को किस तरह स्ट्रेंथ जी करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, ये उद्देश्य है, इसमें लगे हैं। जी। तो इसमें जो लोन का प्रोसेस रहता है किसी भी यूनिट के लिए, अगर लोन सैंक्शन करना है तो वो कोई भी बैंक कर सकता है या फिर कोई पर्टिकुलर बैंक्स इसके लिए सेट किए गए हैं? नहीं, इसमें जो लीड बैंक जो है, लीड जी बैंक हमारा जो कि इसके ऊपर सारी नजर रखता है, वो है यूको बैंक। यूको बैंक के मैनेजर जहां भी होंगे, मान लो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यूको बैंक होगा, उसका जो मैनेजर होगा बाकी बैंकों को वो उसमें इस प्रोसेस में मॉनिटर करता है। लेकिन जी सभी बैंक दे सकते हैं इसमें। सभी बैंक जी। इसमें, केवल कोऑपरेटिव बैंक वो थोड़ा आनाकानी इसलिए करते हैं क्योंकि उनको गारंटी, उनको दूसरी तीसरी चीजें हैं वो लेनी होती। अदरवाइज नेशनलाइज्ड बैंक में 10 लाख तक के ऋण के लिए कोई गारंटी नहीं देनी होती, कोई मॉर्गेज नहीं रखना होता, कोई मकान या कोई जमीन गिरवी नहीं रखनी होती। सीधे वो सेल्फ जी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत जाएंगे बैंक में और वहां से लोन लेके अपना कारोबार शुरू करेंगे। जी। तो पुरुषोत्तम गुलेरिया जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। जो भी अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट करना चाहते हैं, खुद जो कोई छोटी यूनिट शुरू करना चाहते हैं, वो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से जो है वो मदद ले सकते हैं। और बहुत अच्छी जो है यहाँ पर इन्होंने जानकारी दी है कि उसमें सब्सिडी भी एक पार्ट जो है एडिशनल आपको मिलता है। तो यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जो है वो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के ऑफिस में जाए, जो भी आपका नजदीकी ऑफिस है वहां पर जाए। तो पुरुषोत्तम गुलेरिया जी, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि जब भी हम खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की बात करते हैं तो मुख्यतः तीन बातें मेनली आती है, कि जैसे सर्विस यूनिट, सेल्स शॉप और प्रोडक्शन यूनिट। तो इसके बारे में जानकारी दे कि ये तीनों काम कैसे करती है। इसमें ऐसा है, सर्विस यूनिट में तो जी ऐसे ऐसे सर्विस जो सेक्टर है, इसमें तो ऐसे यूनिट आ गए जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मान लो गैराज का काम है, जी मान लो किसी ने जी 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 गैराज खोला है, उसको अपग्रेड करना है, या किसी ने नया गैराज जी। चलाना है। मान लो कोई हम्म। ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर है कोई, उसने शटरिंग है, उसके पास मशीनरी है, उसके पास मशीनें हैं, मिक्सिंग मशीनें हैं, लेकिन उसको और बढ़ाना चाहता है, वो आ गया हमारा सर्विस में। इस तरह के जो हैं, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, वो सर्विस यूनिट में आएगा। लेकिन ऐसे काम जो जो कि इंडस्ट्री है, मान लो कोई इंडस्ट्री का यूनिट लगाएगा, फ्लोर मिल लगानी है किसी, फ्लोर मिल के लिए यदि मान लो हेल्प कर रहा है खादी बोर्ड, या इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, किसी ने कोई कालपुर्जे बनाने का कोई यूनिट लगाया है, कोई जो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर जितना भी है, मान लो किसी ने कोई बड़ी स्टील की इंडस्ट्री लगानी है, मान लो किसी ने कोई फर्नीचर इंडस्ट्री, वुडन इंडस्ट्री लगानी है, या इस तरह के सैकड़ों ऐसे काम हैं। केवल अंडा, मीट, मच्छी, शराब, इसको छोड़कर जितने भी काम हैं, उन सब कामों के लिए खादी बोर्ड हेल्प करता है। और टर्म्स कंडीशंस वही है लगभग। केवल सर्विस जो हमारा सेक्टर है, उसमें आपको किसी तरह के मॉर्गेज रखने की जरूरत नहीं है अपनी कोई भी चीज। बाकी जो जी आपकी प्रोडक्शन वाले यूनिट रहती है, उसमें आपका कुछ ना कुछ मॉर्गेज वो मांगते हैं बैंक। और उसका एक जी कारण भी है। उसका कारण ये है कि मान लो मैं किसी को 1 लाख रुपया उधार दे रहा हूँ, तो सबसे पहले जी मेरे दिमाग में ये आएगा कि ये 1 लाख रुपया मुझे वापिस आएगा भी या नहीं आएगा।
सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा ना। तो उसी तरह से जी बिल्कुल बिल्कुल। बैंक भी सोचते हैं कि हम जो ये इसको 25 लाख रुपया दे रहे हैं, ये पे वापिस रीपे करने की कैपेसिटी होगी इसकी, नहीं होगी, ये काम लगन से करेगा नहीं करेगा, वो थोड़ा सा टेस्ट में डालते हैं। उसके बाद जब इंश्योर हो जाते हैं तो वो हेल्प भी करते हैं। और इसी हेल्प के माध्यम से सैकड़ों हमारे पास ऐसे जो सक्सेस स्टोरीज हैं जिन्होंने यूनिट लगाए और आज वो 30 से 40 लोगों को सर्विस और उसमें प्रोवाइड करवा रहे हैं, अपने परिवारों को पाल रहे हैं। तो ये दोनों चीजें हैं। दोनों चीजों में जिसने जिस हिसाब से काम करना हो, मान लो कोई टेक्निकली स्किल्ड हो गया, उसने कोई टेक्निकली छोटा काम करना है और सर्विस का काम करना है, तो वो सीधा आ सकता है, उसमें कोई ज्यादा कठिनाई वाली बात नहीं है। हाँ, किसी ने बड़ा यूनिट लगाना है, उसके लिए उसको थोड़ा सा इंश्योर करना पड़ेगा कि रिस्क कवरेज वगैरह सारा कुछ देख के उसको उस काम में लगाना पड़ेगा। फिर भी बैंक कोऑपरेट करते हैं, और बैंक यदि कोऑपरेट नहीं करते तो हम 100% से ऊपर हर साल अचीवमेंट कैसे कर सकते हैं? बैंक कोऑपरेट कर रहे हैं तभी हम अचीव कर रहे हैं ना जी। तो सभी की कोऑपरेशन मिल रही है और बड़े अच्छे तरीके से खाद्य बोर्ड इस फील्ड में काम कर रहा है और आगे भी हम करेंगे, ऐसा मैं कह सकता हूँ। जी जी बिल्कुल। तो पुरुषोत्तम गुलेरिया जी, मैं जानना चाहूंगा कि कितनी स्कीम्स जो है खादी बोर्ड के अंडर, या कोई दूसरा भी जो बोर्ड है जो ऐसे लोन्स यानी कोई यूनिट सेट करने के लिए जो लोन वगैरह दिलाता है, तो उसमें क्या क्या स्कीम्स है और कौन कौन सी स्कीम्स इस टाइम चल रही है? गवर्नमेंट की 3 एजेंसीज इस फील्ड में काम कर रही हैं। एक खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन, एक कमीशन है खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन, और एक है खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, और तीसरा है डीआईसी जो इंडस्ट्री का है, डीआईसी जो इंडस्ट्री विभाग के अंडर आता है। ये तीनों जो विभाग हैं ये काम कर रहे हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि खादी बोर्ड अपने टारगेट अचीव करने में सबसे अग्रणी रहा है अभी तक, और आगे भी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इसका कारण भी ये है कि वर्क कल्चर अच्छे से डेवलप हुआ है फील्ड में। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हमारे, वो अच्छी मेहनत करते हैं और किस तरह से बोर्ड को स्ट्रेंथन करना, किस तरह से नए यूनिट लगाने, किस तरह से पुराने यूनिट जो प्रोडक्शन दे रहे हैं उनको आगे मार्केटिंग तक उसको कैसे पहुंचाना, किस तरह से वो फैसिलिटी प्रोवाइड करना, उन सारी चीजों को देखते हैं। इसलिए हमारे थ्रू जो यूनिट लगते हैं और हमारी तरफ लोग आकर्षित होते हैं, एक तो ये है। दूसरे, फील्ड इसका दुनिया में जो काम दिखाई देते हैं, अब मैं घर के अंदर बैठा हूँ, मेरे घर के सामने ये कैबिनेट बना है, ये प्लाई बोर्ड है, ये लकड़ी का बना है। यदि लकड़ी का काम करना चाहता है, कोई प्लाई बोर्ड का काम करना चाहता है, वो कर सकता है। इंडस्ट्री लगाना चाहता है, कर सकता है। उसके बाद मेरे सामने टीवी है, टीवी की कोई असेंबलिंग करना चाहता है, कोई मान लो इसके कल पुर्जे बनाना चाहता है, इसके छोटा यूनिट लगाना चाहता है, वो इसका यूनिट लगा सकता है। उसके बाद मेरे इस घर में ये लाइट जली है ऊपर, मान लो ये बल्ब बनाना चाहता है, लाइट वो बल्ब लगा के छोटा सा यूनिट लगाना चाहता है, तो अपना ये काम कर सकता है। या कोई कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहा है, फिटिंग का काम कर रहा है, लाइट की फिटिंग का काम कर रहा है, उसको अच्छे बड़े स्तर पर करना चाहता है, उसके लिए काम कर सकता है। या मान लो किसी ने ढाबा खोला है, मेन रोड पे ढाबा है उसको वो हाईटेक ढाबा बनाना चाहता है, तो उसके लिए उसको हेल्प की जाती है। मान लो किसी ने फ्लोर मिल चलानी है, तो उसके लिए हेल्प मिलती है। मान लो कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसने अपने कॉन्ट्रैक्टर को जरूरत रहती है, मान लो शटरिंग है उसके और मशीनरी है, उसके लिए जरूरत रहती है। मान लो किसी का टेंट हाउस है, उसको बड़ा करना है, उसके लिए कर सकते हैं। मान लो किसी ने बेकरी का यूनिट लगाना है, उसके लिए कर सकते हैं। या मान लो बहनें कोई ब्यूटी पार्लर का काम कर रही हैं, उस काम को और बढ़ाना चाहती हैं, वो काम कर सकती हैं। कोई सिलाई कढ़ाई का काम करके आजीविका कमाना चाहती हैं, 5 लोगों को नौकरी दे सकती हैं, वो काम इसमें आते हैं। इसके साथ साथ कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं,
मान लो कोई फल फ्रूट दूसरी तीसरी चीजें हैं, उसके प्रोसेसिंग करनी है, प्रोसेसिंग करके पैकेजिंग करके आगे बेचना है, उसका यूनिट लगा सकते जी। हैं। इस तरह से फर्नीचर इंडस्ट्री या स्टील इंडस्ट्री है, या कोई एक्सपेलर है, कुल्लू का काम करना चाहता है, या कोई धान से चावल निकालने वाली मशीन लगाना चाहता है, इस तरह से, या कोई कणक थ्रेशिंग का करना चाहता है। इस तरह से जितने भी काम है, नाई, धोबी, कुम्हार, सुनार, लोहार, इस तरह के जितने काम हैं, इन सब कामों को अपलिफ्ट करने के लिए खादी बोर्ड हेल्प करता है। जी। तो इसमें स्कीम्स कौन कौन सी चलाई जाती है, क्या क्या स्कीम्स है इसके अंदर अभी इस समय पर, मौजूदा समय पर? स्कीम्स इसमें, जैसे मौजूदा समय पर सबसे अच्छी स्कीम हमारी प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना, पीएम जी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के तहत, क्योंकि सीधी सीधी ये प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, और इस जी। जी। प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री जी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से आज के युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए इस योजना के तहत सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जोड़ने के लिए युवाओं को अट्रैक्ट किया जाता है, और हम समय समय पर इसके प्रचार प्रसार के लिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर कोई ऐसे सेमिनार्स या इस तरह से अवेयरनेस कैंप या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत वर्कशॉप, इस तरह से हम कार्यक्रम करते रहते हैं। उन कार्यक्रमों में भी एप्लीकेशंस आ जाती हैं, और उनको साइट भी बताई जाती है, खादी बोर्ड की साइट पे जाके आप ऑनलाइन उसकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक इसमें हमने नया, हिमाचल में हमने ये रखी है बात, क्योंकि हमारे कई बेनिफिशियरी बिल्कुल टोटली अनपढ़ है, वो स्मार्टफोन चलाना भी नहीं जानते होंगे, इसलिए वो कैसे अप्लाई करें। हमने अपने एडीओज को कहा है कि आप मैनुअल भी आप अपने पास फॉर्मेट रखिए, और यदि कोई ऐसा केस आता है अपने पास उसका फॉर्म भरवाइए, और खुद उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन डालिए। और इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे बोर्ड की स्कीमें पहुंचे, तो इसमें लगे। जी। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी जो है हमें दी है कि कैसे कोई भी जो आम आदमी है वो अपने लिए कोई यूनिट सेट करना चाहता है, उसे कोई भी काम आता है तो वो कैसे शुरू कर सकता है, और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड किस तरह से काम करता है ये भी आपने बताया है। तो बहुत अच्छी जानकारी जो है हमारी जनता के लिए आपने दी है। तो अंत में मैं आपसे चाहूंगा कि जैसा कि सभी को पता है कि सोलन के साथ जो है आपका बहुत गहरा नाता रहा है, तो इस परिस्थिति में, लॉकडाउन की परिस्थिति में, कोरोना महामारी के कारण जो लॉकडाउन लगा है, उसमें जनता को सुविधाएं देने के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं? आज का समय हमारे लिए भी, और मैं तो यूं कहूंगा कि इस देश और दुनिया के सभी लोगों के लिए बहुत ही क्रूशियल पीरियड है, और इस अप्रत्याशित परिस्थितियों से सभी लोग गुजर रहे हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि धैर्य के साथ, और एक जो गाइडलाइन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समय समय पर जारी कर रहे हैं, उनको फॉलो करते हुए हम सभी चलें। ये जितना संकट खड़ा हुआ दुनिया भर में, बड़े बड़े देश आप सबने देखा होगा हाथ खड़े कर गए, जो कि पैसों के बल पर दंभ भरते थे दुनिया में, और हेल्थ मेडिकल फैसिलिटी के जो फील्ड में उसका भी दंभ भरते थे कि हमारी तो दुनिया में नंबर 1 मेडिकल फैसिलिटीज है हमारे पास। लेकिन आज देखने को ये मिला कि वो सारी की सारी फैसिलिटीज, सारे का सारा पैसा धरे का धरा रह गया, और उन कंट्रीज के हाथ खड़े हो। इन परिस्थितियों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता थी, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस सारी परिस्थिति से निपटने की एक वर्किंग प्लान तैयार की, और उसके लिए जो उन्होंने हमें गाइडलाइन दी, सबसे अभी अपने मन की बात भी सुनी होगी, 5 बिंदुओं के ऊपर उन्होंने बात करी थी कि एक तो 2 गज की दूरी सबके लिए जरूरी, कि डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, और अपने आप को आइसोलेशन में रखेंगे। हम बाजार में भीड़ भड़के में नहीं जाएंगे, इसलिए बाजारों को बंद किया गया। इसी तरह से एक कर्फ्यू
लगाया गया, आइसोलेशन ज्यादा से ज्यादा रहे, यानी कि डिस्टेंस हम्म। मेंटेन कर, और अपने फेस के ऊपर कवर डाल के रखना, फेस जी कवर। उन्होंने तो ऑप्शन में दिया, यदि आपके पास कोई बड़ा अट्रैक्टिव चकाचौंध वाला नहीं है तो आप अपने मुंह पर तौलिया, मफलर या गमछा लपेट सकते हैं, उसका फेस कवर होगा, तो कवर करके रखना है। और उन्होंने आग्रह किया था कि इस देश में अच्छे अच्छे संपन्न लोग हैं, और पार्टी के वर्कर्स जी को खास उन्होंने आग्रह किया था कि मेरे पड़ोस में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, ये हम लोगों को एंश्योर करना है। और जी मुझे जी आते हुए, आपको आंकड़े देते हुए भी बड़ा गर्व हो रहा है, इसको अक्षरशः हमारे लोगों ने फॉलो किया है। और आज जी हिमाचल प्रदेश की ही यदि मैं बात करूं, हिमाचल प्रदेश में पार्टी वर्कर्स के माध्यम से पिछले कल तक 5 तारीख तक हम 4,58,510 भोजन के पैकेट बांट चुके थे। जी भोजन जी के जी। पैकेट को खाना खिलाया हमने 4,58,510। और जो हम्म। राशन किट दिए हमने, राशन किट हम पार्टी के माध्यम से 99,334 इतने राशन के किट बांट चुके हैं। और जी मास्क का जहां तक संबंध है, फेस कवर 17,22,219 इतने हम मास्क पिछले कल तक बांट चुके हैं। हमारी महिला मोर्चा इसमें लगी है, पूरे महिला मंडल इसमें लगे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें इसमें दिन रात काम कर रही हैं। पार्टी पॉलिटिक्स को पीछे छोड़कर समाज के लिए कुछ योगदान देना है, उस आधार पर, उस भावना के साथ सारी ये काम कर रही हैं। और उसका परिणाम ये है कि पिछले कल तक 17,22,219 मास्क हम लोगों को बांट चुके हैं। और इसी तरह से पीएम केयर फंड, उसमें 1,81,60,191 इतने रुपए हम पीएम केयर फंड में हिमाचल से पार्टी के माध्यम से दे चुके हैं। और उसी तरह से जो एचपी कोविड-19 जो सीएम ने अपने एक जारी की है रिलीफ फंड की साइट, उसमें हम 7,33,25,451 इतने रुपए हम जमा कर चुके हैं। यानी कि कहने का अभिप्राय ये है कि हम बड़े सिंसियरली और सीरियसली इस महामारी से निपटने में लगे हैं। मोदी जी हमें डायरेक्शन दे रहे हैं, आदरणीय जयराम ठाकुर जी हमें डायरेक्शन दे रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से हिमाचल प्रदेश में भी इस विषम परिस्थिति को कैसे निपटा जाए, इससे आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसमें लगे हैं, और उनकी अगुवाई में हम लोग सारे काम कर रहे हैं। और उसके रिजल्ट भी आप लोगों के सामने हैं, अच्छे रिजल्ट हम दे पा रहे हैं। और एक जो उन्होंने बड़ी जरूरी अपील की है, वो आपके माध्यम से मैं पंकज जी सबसे अपील करना चाहता हूं कि आरोग्य सेतु जरूर डाउनलोड करें। ये आरोग्य सेतु एक ऐसा हमारे पास शस्त्र है जो कि डॉक्टर का काम भी करता है और हमें बीमारी से आगाह भी करता है। हमारे अंदर क्या क्या डेफिशिएंसी है, उसकी भरपाई कैसे हो सकती है, वो भी बताना है। किन किन चीजों से सावधान रहना है, वो भी बताना है। कौन चीजें खाने योग्य है, कौन नहीं खाने योग्य है, वो भी बताना है। और उसके साथ साथ यदि मेरी जेब में ऐसा मोबाइल पड़ा है जिसमें आरोग्य सेतु डाउनलोड किया गया है, मैं यदि बाजार से गुजर रहा हूँ, मेरे बगल से कोई कोरोना वायरस से इफेक्टेड पेशेंट गुजर रहा है, उसमें अलार्म आ जाएगा, अलर्ट आ जाएगी, वो हमें वार्न करेगा कि आप ऐसे जोन में हैं जहां पर कोरोना वायरस से इफेक्टेड व्यक्ति गुजर रहा है या यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से हम काम में लगे हैं। मोदी जी और आदरणीय जयराम ठाकुर जी इसको अच्छे से फेस कर रहे हैं। मोदी जी ने पूरी दुनिया में अपनी योग्यता का एक उदाहरण रखा है। और इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश किस तरह से इस महामारी से उसको फेस कर रहा है, निपट रहा है, इसका उदाहरण प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का दिया जा रहा है। इसलिए हम इन दोनों के गाइडेंस के अनुसार, डायरेक्शन के अनुसार, एडवाइजरी के अनुसार काम कर रहे हैं। तो आगे भी मुझे लगता है हम सक्सेसफुली इस विषम महामारी को हम हरा के अपने समाज को निकाल के आगे ले जाएंगे, ऐसा मैं कह सकता जी। बहुत अच्छी जानकारी जो है आपने हमारे जनता को दी है, हमारे दर्शकों को दी है।
तो पुरुषोत्तम गुलेरिया जी, फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी आभार जी। जी, थैंक यू।